हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारे TWE यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम महामैराथन करने जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं और MCQ भी हैं और अति लघु एंड दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इस क्लास को कर लेंगे तो इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में सेम टू सेम मिलेंगे। यदि आप हमारे TWE यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका सिर्फ 1-2 सेकंड ही जाता है लाइक एंड सब्सक्राइब करने में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। इसका पहला प्रश्न है, ये आपको पेपर करते समय, ये जब पहला पेपर होगा तो इसमें पढ़ने के लिए दिए जाएंगे कितने क्वेश्चन है, कितने समय के दिया गया है, क्या ये चीज़। इसको पेपर 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं, इसको पढ़ लेना अच्छे से। चलिए, पहला क्वेश्चन भाग 1 का है। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण है और उसके सम्मुख यानी सामने ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब सीधा, सीधा, वास्तविक और छोटा। यदि अवतल दर्पण है और सम्मुख और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बड़ा बनेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिदोष। दूरदृष्टि दोष को ही हम दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण कहते हैं, और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हमारे पास उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर बी। और ये सब लिख दिया है, आप इसको ज़रूर पढ़ लें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो इसके लिए एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करना है। 0.5 है तो वस्तु का प्रतिबिंब। अच्छा, 1 मीटर फोकस का अवतल लेंस, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसके लिए हमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका लिख दिया गया है क्या होता है, इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। यानी जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग होता है। अधिकतम झुकी हुई प्रकाश की किरण का रंग आप देख सकते हैं विव की ओर से होता है, जो कि वी सबसे नीचे होता है, लिख रखा है, और आई उसके ऊपर, वी उसके ऊपर, जी उसके ऊपर, वाई उसके ऊपर, ओ उसके ऊपर, आर सबसे ऊपर होता है। आर की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और सबसे झुका हुआ बैंगनी रंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी R1 और R2 दो समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे, तो हमारे पास ये 1/R1 इक्वल 1/R तुल्य इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ... 1/Rn। जब इसका हमारा R तुल्य का मान निकालेंगे तो ऑप्शन आएगा C, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हल करके दिखा दिया है, यानी सिद्ध करने के लिए आए तो इस तरीके से करना है। 1/R तुल्य इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, R2 इधर आ जाएगा, R1 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2। जब इसको हम चेंज करेंगे यानी R तुल्य का मान निकालेंगे तो ये भी इधर भी चेंज हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो R तुल्य इधर आ जाएगा, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है, यानी बिजली का जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट तंतु होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो लोहे का भी नहीं होता, कांस्टेंट नहीं तो होता ही नहीं है, नाइक्रोम का भी नहीं होता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, 3500 से लगभग 3700 के बीच होता है इसका टंगस्टन का गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत सेल में रूपांतरण होता है, यानी विद्युत सेल में जो रूपांतरण होता है वह कैसे होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत सेल का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है, यानी बैटरा है तो उससे हम लाइट बनाएंगे तो बैटरा एक रासायनिक ऊर्जा है और उससे हम विद्युत ऊर्जा बनाएंगे, यानी बल्ब जलाने के लिए। तो ये विद्युत सेल से रूपांतरण हम विद्युत ऊर्जा में करते हैं। यह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ लिख रखा हमने। विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, विद्युत धारा का। तो विद्युत एम्पियर और सेकंड मात्रक होता है आवेश का, जो कि फॉर्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी, जहाँ I का मात्रक एम्पियर और T का मतलब सेकंड। एम्पियर सेकंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक वाले माध्यम में जाती हैं, पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर या हटती हैं, यानी दूर होती हैं। यदि ये अविलंब है, ये कोई प्रकाश किरण आई तो ये अविलंब से दूर हो गई, यानी सीधी अगर ये जाती है तो लगभग यहाँ आती है, यहाँ आती है, लेकिन ये दूर हट गई है, यानी विरल माध्यम में जा रही है, तो सघन से विरल की ओर जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। नहीं, ये नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया FCl2H2O + Y, एक एरो दिया है ये, और ये है हमारे पास 2FeCl। तो ये कैसी अभिक्रिया बनाएगा? तो इसके लिए हमें वाई की जगह पे क्या आएगा ये पूछा गया है इसमें वाई का मान, तो S आएगा, H2S आएगा, SO2 आएगा, या Cl2 आएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर यदि हम SO2 रख दें, क्योंकि इधर SO4 है, तो अगर हम यहाँ SO2 रख दें तो इसका समीकरण पूरी सिद्ध हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंट में मुख्यतः होता है, मेंट में मुख्यतः होता है FeS, SCU2S, या CUS तथा FeS, या CUS तथा Fe2S। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। और वीडियो पसंद आए तो इसके लिए नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और कैसी चाहिए, और वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये समीकरण दी है, यदि इसमें हमें पूरा करना है इसे, यानी ये जो डैश खाली दिया रिक्त स्थान, तो इसको भरना है। PCl5 CH3COCl POCl3 + HCl। यदि हम CH3OH रख दें तो यहाँ पर भी ये पूरी नहीं होगी, और CH3COOH, हाँ ऑप्शन नंबर बी, अगर ये रख दें तो ये समीकरण पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है इनमें? सोडियम ऑक्साइड, या MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, या एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड, या फास्फोरस डाई ऑक्साइड। तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र के लिए हमें प्रोप में 3 कार्बन होने अनिवार्य है, और उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इसके लिए हमें ऑप्शन नंबर बी ये दिया गया है, प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। मेथेन, इनमें से कौन सा मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है, यानी संरचना
दी गई है मेथेन की। तो मेथेन में हमें एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। इसका सूत्र होता है CH4, जो अभी बैक क्वेश्चन में दिया गया था। ये मेथेन का फॉर्मूला है। तो इसमें हमें बना रहे हैं, इधर भी 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन, ये भी नहीं हो सकता, इधर 2 कार्बन, ये नहीं हो सकता। यह है 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है? यानी सांद्र यानी अम्ल है ये, तो अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक मान 0 होता है HCl का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर जो धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, क्षारीय होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस का शुष्क है, तो गैस का सूखे लिटमस पेपर से परीक्षण पर कौन सा रंग आता है? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा, नीला लिटमस लाल हो जाता है, लाल लिटमस नीला हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुष्क है तो यह अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी इसमें असत्य हो गया था लेकिन सत्य है। तो इसमें CuO प्लस H2 डैश C2Cu सॉलिड है, H2O जल गैस। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया का संबंध है? हाइड्रोजन अपचयित हो रहा है, तांबा उपचयित हो रही है, जल उपचयित हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इधर देख सकते हैं आप, Cu ऑक्सीजन के साथ है और इधर जाके कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया है, यानी कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी कॉपर अलग हो रहा है ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण कौन सी है? ये आप संतुलित अभिक्रिया, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी है? ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक क्वेश्चन ये होमवर्क हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुल द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा या कायिक प्रबंधन द्वारा? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह मुकुल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में? तो पाइरुवेट की जो विखंडन की अभिक्रिया संपन्न होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र में पाए जाते हैं? यानी वृक्क को ही हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं। वृक्क किस तंत्र में पाए जाते हैं? पोषण में, श्वसन में, उत्सर्जन में या परिवहन में? तो वृक्क जो पाए जाते हैं हमारे किससे संबंधित है? तो यह उत्सर्जन से संबंधित होते हैं वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में? तो मेंडल ने मंदिर में तो की नहीं थी, ना स्कूल में की थी, ना गुरुकुल में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरजाघर में मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जनांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो जैनन, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय? तो ये वर्तिकाग्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं, यानी परागकोश में क्या होते हैं? बाह्य दल, अंडाशय, बीजांड, परागकण? परागकोश में बाह्य दल, अंडाशय, बीजांड या परागकोश? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां पुदीने में, आलू में, बायोफिल्म में, इनमें से सभी में? यानी पत्तियों पर जो कलियां आती हैं तो आलू में भी आती हैं, पुदीने पर भी आती हैं और बायोफिल्म में भी आती हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है डी, जो कि राइट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के में सामान्य रक्तदाब होता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य है उसमें रक्तदाब कितना होता है? सामान्य होता है 140/80, 120/80, 135/100 या 125/115 या 135 से 100 या 100? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135 से 100 तक।
सामान्य मनुष्य में निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला के लिए ये देखा जाता है घास से गेहूँ, ये नहीं हो सकता। बकरी को गाय नहीं खा सकती, ये भी नहीं हो सकता। घास को मछली नहीं खा सकती, ये नहीं हो सकता। हाँ, घास को बकरी खा सकती है और बकरी को मानव खा सकता है। तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्णनात्मक प्रश्न यानी अतुलघु प्रश्न है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है, ये न्यूमेरिकल दिया गया है फिजिक्स का। 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो श्रेणी क्रम में आसान होता है, 5, 3, 8 और 2, 10। तो श्रेणी क्रम में हम सीधे जोड़ देते हैं, 2, 3, 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास, और ये ओम दिया गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर यानी 30 वोल्ट का V का मान 30 दिया गया है, प्रत्येक सिरे के बीच विभवांतर क्या दिया, यानी एक का V1, V2 और V3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें न्यूमेरिकल है ये, इसके लिए हम सूत्र लगा देंगे V बराबर I/R। तो V का मान हमें 30 दिया गया है, विभवांतर सभी में एक समान होगा क्योंकि श्रेणी क्रम में है। इक्वल I का मान ज्ञात करना है और R का मान पहले के लिए ये हमें टोटल दिया है, 3, 2, 5 और 2, 8। 5, 3, 8 और 2, 10, टोटल 10 है। तो R का मान हमें 10 दिया गया है, यानी धारा सब में एक समान प्रवाहित होगी। तो इसलिए हमें I का मान भी निकाल लेना है पड़ेगा ज़रूर। I का मान आ जाएगा, यदि हम 10 इसके बटे में ले जाएं तो 30/10 यानी 0 0 कैंसिल, I का मान 3 एम्पियर आ जाएगा। अब हमारे पास I का मान आ गया है। अब हमें V1, V2 और V3 ज्ञात करने हैं। तो V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1। तो V1 तो V का मान तो सेम रहेगा सभी में। तो I का मान हमें 3 दिया गया है और R2 का V का मान निकालना है। तो 3 तो I का मान दिया है और R2 2 है तो 6 वोल्ट आ जाएगा। V2 ये आ जाएगा 9 वोल्ट और जी V3 15 वोल्ट आ जाएगा। और टोटल निकालना है तो हमें 30 वोल्ट आ जाएगा। V1, V2, V3 तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ें इसमें बूझी गई हैं। यदि ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लगभग 3 नंबर में तो कम से कम आगा। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी यानी U का मान हमें दिया गया है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब भी दे दिया गया है, वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो हमें V का मान ज्ञात करना है और F का मान। तो फर्स्ट स्टेप में हमें करेंगे आवर्धन ज्ञात करेंगे। तो M इक्वल होता है 1/2। तो M का मान दिया गया है 1/2, यानी आवर्धन का आधा, वस्तु का आधा है तो आवर्धन उसका आधा, एक का आधा हो जाएगा 0.5। U का मान 25 दिया गया है। यदि उत्तल दर्पण है तो उसमें माइनस का दूरी ली जाती है, ऋणात्मक होती है। तो U का मान 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आवर्धन के सूत्र से M बराबर माइनस का V/U। तो M का मान 0.5 रख दिया और इक्वल माइनस का V अपॉन माइनस का 25। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो V का मान अगर हम 25 की दर गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125 और एक बात 12.5। तो V का मान आ गया। V का मान सेंटीमीटर, एक मान तो हमने ये ज्ञात कर लिया। और दूसरा बूझा है दर्पण के सूत्र से 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। तो 1/F इक्वल 10/25। इसी तरीके से हम प्लस 1/25 ये ज्ञात कर लेंगे हम। 1/F इक्वल तो F का मान हमारे पास आ जाएगा F बराबर 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट नहीं है। तो 0.2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए ताकि 1 4 ओम तथा दूसरा 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। ये हमें न्यूमेरिकल दिया गया है फिजिक्स के, लगता है अच्छे खास क्वेश्चन है इसमें। तो न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए, ये बहुत ही इजी होते हैं और इसमें 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये हमने करा दिया है, आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। ये नीचे आप देख सकते हैं, ये आ जाएगा। 1 ओम आंसर आ रहा है इसका, पहले ये दूसरे वाले का और पहले का ये हमने यहाँ सिद्ध कर दिया है। 4 ओम का प्राप्त करना है।
4 ओम का, 2 ओम का ये आ गया है। तो ऐसे ही ये है 4 ओम का, ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये कई चीज चेंज कर करके देखते रहते हैं। इसमें प्रैक्टिस आपकी बहुत ही ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप इसे इतनी इजीली सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ओम व 6 ओम के समांतर, ये उसी में का है। ये क्वेश्चन दिया गया है 6 ओम के तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ये चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली एवं आवरण विद्युत रोधन के रंग लिखिए। घरेलू वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली, यानी घर में जो वायर प्रयुक्त की जाती है उसमें जो उसकी कार्यप्रणाली होती है, उसके आवरण तथा विद्युत रोधन के लिए रंग लिखिए। किस किस रंग के होते हैं। जीवित विद्युत तार लाल रंग का, भू संपर्क तार हरे रंग का होता है, यानी भूमि से जो अर्थ लेते हैं, जिसे आम भाषा में अर्थ बोलते हैं, अर्थ से जो लेते हैं उसे हरे रंग का होता है। और उदासीन तार वायलेट कलर या काले कलर का होता है। जीवित विद्युत यानी ये गर्म तार होता है लाल कलर का, इसी में ज़्यादा विद्युत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म के बाएं हाथ का नियम लिखिए। दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए यदि भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त हो तो। यह बंसोट क्लास में करा दिया है, इसे आप ज़रूर से जाकर देख लें। और हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अभी तक बहुत कम लाइक हैं। और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके लाइक करने में मैंने ये 2-3 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है फ्लेमिंग का नियम। यह है विद्युत चुंबक का। कॉइल दी गई है, कॉइल K1 और K2। नेक्स्ट है ये कॉइल ही है। इसे आप अच्छे से देख लें, ये पेपर में आने की बहुत चांस रहते हैं इनके, और क्वेश्चन भी लगभग 5 से 6 नंबर का आता है। ये नियम है, अंगुष्ठ नियम है। ये चालक की गति है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है, और ये चालक में प्रेरित विद्युत धारा, यानी ये प्रेरित विद्युत धारा को दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मीटर लंबे तार को 0.5 ये न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और न्यूमेरिकल के जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप पेपर दे पाएंगे। ये भी होमवर्क दे रहे हैं, ये देख लेना आप। नेक्स्ट है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ये बायो का क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान 10th क्लास का। ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने देखा है ये पिछले 3 से 4 पेपरों में, हर पेपर में लगातार आ रहा है, और ये हो सकता है आपके लिए ज़रूर हो। चलो इसको हम हल करा देते हैं। तो इसका हल मानव के मुख्य 3 ये क्वेश्चन में पूछा गया था। पहले में भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, यानी लार की क्या भूमिका है भोजन को पचाने के लिए। तो मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। इसे ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके पेपर में, इसे वीडियो रोक कर आप लिख लें। ये उम्मीद है कि आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और ये 2 से 3 या 4 नंबर तक भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमारा आंसर है मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इससे हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन भी बने, या आपसे पूछ ले मानव के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 जोड़ी। उनमें उत्पन्न होने वाला रस लार कहलाता है, यानी इसमें जो उत्पन्न रस होता है उसे क्या कहते हैं, उसको लार कहते हैं। इस रस में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में पाचित होता है। तो यह क्वेश्चन से इससे 3 से 4 क्वेश्चन शॉर्ट भी बन सकते हैं, तो इसे आप ज़रूर लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया गया है ओजोन लेयर, यानी ओजोन का महत्व और यूवी रेस से कैसे इसे बचा सकते हैं, रोकने का कार्य यूवी रेस को। त्वचा कैंसर होता है यूवी रेस से, तो इसका आगे दिया गया है वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर अवस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी एवं इसके जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी वायुमंडल में जो ऊपरी स्तर पर अवस्थित ओजोन परत है, वह वहाँ से आने वाली पराबैंगनी किरणों को
पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसका आगे हो जाएगा आगे 29 क्वेश्चन है, स्वपराग तथा परपरागण में विभेद कीजिए। स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। और दूसरा है, परिवार नियोजन की किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका ऑप्शन ए का हो जाएगा, ये स्वपरागण है और ये परपरागण है, यानी आगे आप आंसर होगा इसमें ये है, जब परागकण क्रिया एक ही पादप के नर और मादा जनन अंगों तक सीमित हो तो इसे स्वपरागण कहते हैं। इसके विपरीत परागकण क्रिया में 2 अलग अलग पौधों के जनांग सम्मिलित होते हो तो इसे परागकण कहते हैं। ये इसे आप पढ़ लीजिए और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इन क्वेश्चनों को जरूर याद कर लें, या आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम पूछ रहा है, ये मैंने देखा है 3 से 4 एग्ज़ामों में लगातार आ रहे हैं। इसीलिए हमने ये कंटेंट बनाया है जो आपके पेपरों में कम समय में ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखिए। इन्हें आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट है, मानव में व्रकाणु नेफ्रॉन की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। या अथवा यदि आपको ये आपके दिमाग में ये हो कि क्वेश्चन 2 आते हैं, एक अथवा में आता है, तो आपको अथवा का मतलब बता देते हैं। यहाँ पर अथवा का मतलब होता है यदि आपसे ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको करें, यदि ये आ रहा है तो इसको करें, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होता है, दोनों करने अनिवार्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, ये इसका आंसर दिया गया है, इसे आप ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट है, ये चित्र दिया गया है, चित्र से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दिया गया है, इसे आप सही से पढ़ लें। बहुत सारे क्वेश्चन लाए थे हम, आप इन्हें ज़रूर पढ़ लें, ये पेपर में ज़रूर मिलेंगे आपको। ये दिया गया है क्वेश्चन। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।